हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री का चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से इम्पॉर्टेंट नोट्स, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट डेट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट पर्सन के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को आप पूरा शुरू से अंत तक देखते रहें। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेट्स इस चैप्टर 1 में क्या क्या इम्पोर्टेंट डेट्स हैं और उस डेट में क्या हुआ इसके बारे में पहले मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले 1785 से 1786 इन दोनों ही डेट में क्या हुआ, तो इसको लेके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे आप लोगों को पूरा चैप्टर समझा नहीं रहा हूँ, आपको मैं बस नोट्स दे रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी एनिमेटेड वीडियोज़ के साथ इस चैप्टर को पूरा समझाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा हुआ होगा तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा। एक स्टोरी टाइप में आप देख सकते हैं, जिससे कि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। यहाँ पे जितने भी डेट हैं सारे डेट को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पे उस डेट में क्या क्या हुए ये सारी चीज़ों के बारे में भी मेंशन की हुई है। ये आप स्क्रीनशॉट करके रख ले, और इसका मैं PDF लिंक बनाने का कोशिश करूँगा। फ़िलहाल अभी तक मैंने इसका PDF लिंक नहीं बनाया है, तो अगर मैं बना लेता हूँ तो डिस्क्रिप्शन पे मैं वो भी दे दूँगा, और अगर नहीं बना पाता हूँ तो आप यहाँ से इसके नोट्स को स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं और इसका आप नोट्स बना सकते हैं, इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो ये सारी डेट्स आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं यहाँ पर आप लोग को सारी डेट्स को दिखाते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे बस इतनी ही डेट्स है। अगर आप इतने डेट्स को याद कर लेते हो कि इस डेट में क्या क्या हुआ है, ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। सारी डेट को लेके मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है जो इस चैप्टर में आपको समझने होंगे कि उनका क्या रोल है। जैसे कि ग्यूसेप्पे मैज़िनी कौन है, इनका क्या रोल है, तो इसको लेके भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे लिखा हुआ है कि ग्यूसेप्पे मैज़िनी वाज एन इटालियन, वो एक इटालियन थे। ही वॉज बॉर्न इन जेनोवा इन 1807, उनका जन्म जेनोवा में हुआ 1807 में। तो कुछ इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेके मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, जो सबसे मेन चीज़ है। ठीक है, उनको लेके मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है ग्यूसेप्पे गैरिबाल्दी। तो ग्यूसेप्पे गैरिबाल्दी के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कैवुर के बारे में, ड्यूक मैटरनिच, नेपोलियन बोनापार्ट, इसके बाद है ओटो वन बिस्मार्क। ये सारे इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जैसे एक्ट ऑफ यूनियन कब स्टार्ट हुआ और क्या हुआ, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। कब स्टार्ट हुआ एक्ट ऑफ यूनियन एक्ट, तो 1707 में। ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस कब स्टार्ट हुआ, 1821 में। इस टाइम क्या हुआ, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जुलाई रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, 1830 में। इस टाइम क्या हुआ, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। इसके बाद नेपोलियनिक कोड है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गए। इसके बाद यहाँ पे 3 नाम दिए हुए हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पर्सन में आएगा। वहाँ पे छूट गया था, तो ये भी आप इम्पॉर्टेंट पर्सन में ही लिख लेना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। मैंने यहाँ पे 21 क्वेश्चन को लिया हुआ है। अगर आप ये 21 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से ही आपके एग्जामिनेशंस में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच जर्मनी वाज यूनिफाइड, यानी उस प्रक्रिया का वर्णन करे जिसके द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था। तो यहाँ पे आप इसके आंसर को देख सकते हैं। मैं आंसर आप लोग को नहीं बता रहा हूँ, आप बस इसका स्क्रीनशॉट करके इसका नोट्स बना ले। चैप्टर अगर आप समझेंगे तो आंसर भी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होगा कोई क्वेश्चन समझने में, तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली का यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस है तो उसको डिस्क्राइब करना है, तो इसको लेके भी मैंने यहाँ पे आंसर को लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज ग्यूसेप्पे गैरिबाल्दी, व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन इन द फ्रीडम मूवमेंट इन इटली, यानी कि इटली के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका क्या योगदान था। यहाँ पे मैंने आंसर इसका लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसके आंसर को यहाँ से देख सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट करके रख लो और बाद में इसको आप कॉपी में लिख लेना। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फेट ऑफ आयरलैंड, यानी कि आप आयरलैंड के भाग्य की व्याख्या कैसे करेंगे, इसके बारे में हमें लिखना है। इसका भी आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। वाई वॉज द नेपोलियनिक रूल ओवर अदर रीजन्स अनपॉपुलर विथ सम सेक्शंस ऑफ यूरोप। यूरोप के कुछ हिस्सों के साथ अन्य क्षेत्रों पर नेपोलियन का शासन अलोकप्रिय क्यों था? तो इसको लेके हमें यहाँ पे बताना है, आंसर लिखना है। सो मैंने यहाँ पे इसका भी आंसर लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। एक्सप्लेन द 3 फीचर्स ऑफ द क्लास ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी ऑफ यूरोप। यानी कि यूरोप के भू अभिजात वर्ग के 3 विशेषताओं के बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। सो यहाँ पे 3 विशेषताओं के लेके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। सो इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो अपने लैंग्वेज में। यहाँ पे मैंने पॉइंट दे दिया है 3 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। आउटलाइन द फ्यूचर्स ऑफ वियना ट्रीटी। यानी कि वियना ट्रीटी की विशेषताओं के बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। सो यहाँ पे वियना ट्रीटी की जो विशेषताएं हैं इसके बारे में मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। हु वाज मेरेनी एंड जर्मेनिया। मेरेनी और जर्मेनिया कौन थी, इसके बारे में हमें लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वेयर पोर्ट्रेट। सो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहले तो ये हमें बताना है कि मेरेनी और जर्मेनिया कौन थे, इसके बारे में लिखना है। तो सो मैंने यहाँ पे ये दोनों लिखा हुआ है। इसके बाद इसमें ये भी क्वेश्चन दे दिया है कि जिस तरीके से उन्हें चित्रित किया गया था तो उसका क्या महत्व था। सो इसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप यहाँ से देख सकते हो। चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स इमर्ज एक्सप्लेन। यानी राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्यों का विचार कैसे उभरा, इसके बारे में हमें लिखना है। तो इसका आंसर भी आप यहाँ से देख सकते हो और आप इसके नोट्स को बना सकते हो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट करके रख लो। आगे क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। विच 3 इश्यूज वेयर विजुअलाइज्ड बाय फ्रेडरिक सॉर्यू। यानी फ्रेडरिक सॉर्यू ने किन 3 मुद्दों की कल्पना की थी, इसके बारे में हमें लिखना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इन तीनों ही मुद्दों के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। कैन यू एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय यूरोपियन पीपुल ड्यूरिंग 1830। क्या आप 1830 के दौरान यूरोपीय लोगों द्वारा सामना की गई आर्थिक कठिनाइयों के लिए जिम्मेदार कारकों की व्याख्या कर सकते हैं? तो इसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, सो इसका आंसर भी आप यहाँ पे देख सकते हो और इसको भी स्क्रीनशॉट करके रख लो और इसे भी आप लोग याद कर लेना। ठीक है, ये उसी का पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पे जो 4 नंबर दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्गूमेंट्स। सो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो इस स्टेटमेंट को सुटेबल आर्गूमेंट्स के साथ जस्टिफाई करना है। ठीक है, सो इसका आंसर भी आप यहाँ पे देख लो और इसके भी आंसर्स को आप लोग स्क्रीनशॉट करके अपनी कॉपी में नोट्स बना लेना। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि व्हाट वेयर द इम्पैक्ट्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना ऑन यूरोपियन पीपुल। यूरोपियन पीपुल पर ट्रीटी ऑफ वियना के क्या प्रभाव पड़े। सो इसके बारे में अभी हमें लिखना है। तो इसका आंसर भी आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंट 4 भी इसी का आंसर है, तो इसके भी आंसर्स को आप स्क्रीनशॉट कर लो। आगे क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। हाउ यूरोप वॉज क्लोजली एलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। यानी कि यूरोप का आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म के साथ कैसा संबंध था, इसके बारे में हमें लिखना है। सो इसका भी आंसर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हो। और चलो आगे के भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ सुटेबल एग्जाम्पल दैट नेशनलिज्म अलाइंड विथ इम्पीरियलिज्म लेड यूरोप टू डाइजेस्टर इन 1914। तो यहाँ से फिर से ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट को फिर से जस्टिफाई करना है। सो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, इसका और भी इधर आंसर दिया हुआ है। सो आप इसको भी देख लो। आइए क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि हु वाज बिस्मार्क, हाउ डिड ही यूनिफाई जर्मनी एज अ नेशन स्टेट। पहले तो हमें ये बताना है कि बिस्मार्क कौन थे, इसके बाद ये भी लिखना है कि उन्होंने जर्मनी को एक राष्ट्र राज्य के रूप में कैसे एकीकृत किया, तो इसके बारे में लिखना है। सो इसका आंसर आप यहाँ पे देख ही रहे हो। आइए क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है। एक्सप्लेन एनी 3 बिलीव्स ऑफ द कंजर्वेटिज्म दैट इमर्ज्ड आफ्टर 1815। 1815 के बाद उभरे कंजर्वेटिज्म के किन्हीं 3 विश्वासों की व्याख्या करना है। सो आप यहाँ पे आंसर को देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर अब 18 दिया हुआ है।
एक्सप्लेन एनी 3 ways in which nationalist feelings were kept alive in Poland in the 18th and 19th century। पोलैंड में 18वीं और 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवादी भावनाओं को जीवित रखने के 3 तरीकों की व्याख्या करना है। सो यहाँ पे आप 3 तरीका देख सकते हो और इसको आप खुद से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दे दिए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है कि व्हाट वेयर द मेन सिंबल्स ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस। इंडिपेंडेंट नेशंस का मेन सिंबल क्या क्या है, तो इसको लेके भी मैंने यहाँ पे आंसर लिख लिया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। हाउ डिड रोमांटिसिज्म सीक टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी के दौरान रोमांटिसिज्म ने राष्ट्रवादी भावनाओं के एक विशेष रूप को कैसे विकसित किया, तो यहाँ पे इसके आंसर्स को भी आप लिख सकते हो। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है फिर 21। सो एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ डिड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज द सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वेशन ऑफ यूरोप। इंडस्ट्रियलाइजेशन के विकास ने यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण को कैसे बदल दिया। सो इसका आंसर भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये 21 क्वेश्चन है। अगर आपने ये 21 क्वेश्चंस की तैयारी कर ली, अपनी कॉपी में नोट्स बना के इसे याद कर लिया, जितने भी अभी मैंने आपको डेट्स दिए हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन दिए हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स दिए हैं, तो अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो आपका इस चैप्टर से इससे बाहर आउट नहीं जाएगा। आप फुल मार्क्स इस चैप्टर से ऑब्टेन कर सकते हो। और साथ ही इसके लिए मैंने ऑलरेडी एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बनाया हुआ है, तो आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी ज़रूर याद कर लेना। अगर आपने एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी हुई होगी तो उसका मैं भी डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप उसे भी जाके देख सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। इसी तरह से हम चैप्टर 2 के भी क्वेश्चंस को देखेंगे, आंसर्स को देखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स को देखेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।